हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। ये जो आज आपका टॉपिक है ये है क्लास 8 का इतिहास, जो भाग 2 आपका है, यानी दूसरा बुक जो है उसका पहला अध्याय। और वैसे आपने भाग 1 में 6 अध्याय तक कंप्लीट कर लिया, तो ये उस हिसाब से आपका अध्याय 7 है, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें हमें क्या समझना है इसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले ये भी क्लियर कर दें कि एस्टेट की भी तैयारी जल्दी ही शुरू होने वाली है, धैर्य रखिएगा। आप लोगों में से कोई भी अगर नए हैं और एस्टेट के कैंडिडेट हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। एस्टेट से जुड़ा हुआ जितना भी मैंने क्लास डाला है, टोटल 9th का हिस्ट्री, 10th का हिस्ट्री, 9th का पॉलिटिकल साइंस और 10th का पॉलिटिकल साइंस, उसको एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने उन सब चीज़ों को डिटेल में देखा है। तो जब भी आएंगे ऑब्जेक्टिव लेकर तो उसको एक बार देख लीजिएगा। और इसमें आज हम समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है भारतीय कपड़े, भारत में जो कपड़े बनने शुरू हुए, जो उसकी बुनाई थी, जो छपाई थी, जो कलाकारी थी, वो विश्व बाज़ार के रूप में कैसे फैला, यानी कि पूरे विश्व में ये भारत का कपड़ा कैसे फैला, और फिर किन शब्दों को क्या कहा जाता था, यानी शब्दों का इतिहास। फिर हम इसमें समझेंगे यूरोपीय बाज़ार में भारतीय कपड़ा कैसे पहुंचा और वहां पर उसकी क्या मांगे थी, और फिर मांगे क्यों रुक गई यूरोप के बाज़ार में भारतीय कपड़ों की। फिर समझेंगे बुनकर कौन थे, उनके जीवन का संघर्ष, यानी उनका संघर्षमय जीवन देखेंगे, किन किन दौर से उन्हें गुजरना पड़ा। और जब इस कहानी को आप समझिएगा तो आपको बिल्कुल लगेगा कि रिसेंट की हालत आपको समझ में आएगी। जिस तरह भी प्रवासी मजदूर की जो हालत हो रही है ये कोविड-19 को लेकर, वही कहानी आपको दिमाग में घूमनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय कपड़े का पतन। फिर किस प्रकार जब भारतीय कपड़ों का पतन हुआ तो कैसे जो मजदूर थे, जो बुनकर थे, जो कामगार थे, भूख से मरने लगे, और किस प्रकार 1828 में एक विधवा कताई, यानी कि जो कपड़े की सूत काटती थी, उन्होंने किस प्रकार बंगाली अखबार को एक पत्र भेजा था कि मेरे इस पत्र को पेपर में छापिए। फिर है आपका सूती कपड़ा और मिलों का उदय कैसे हुआ भारत में। उसके बाद टीपू सुल्तान की एक चर्चा है, इसमें टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में, चाहे उनके तलवार में जो धार थी कितनी तेज़ थी और क्यों थी। उसके बाद फिर गांव में जो भट्टियां थी, यानी कि जब ये प्रगलन का कार्य होता था, प्रगलन का कार्य क्या है उसको भी समझेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग उसी चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर भारत में लोहा और इस्पात के कारखानों का किस प्रकार उदय हुआ, और अन्यंत्र में आपका है जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल, जो कि उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1-2 लाइन महत्वपूर्ण है। तो बस आपको ये समझना है कि इस अध्याय में यही हम देखेंगे। एक तो बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, दूसरा लोहा बनाने वाले मजदूर, और फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने किस प्रकार मजदूरों पर अत्याचार किया। तो पहला प्रश्न है आपका, कपड़े के मशीनी उत्पादन ने किस देश को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया और कब। तो ये जो कपड़े के मशीनी उत्पादन, यानी कपड़े का उत्पादन सबसे पहले भारत में ही होता था, ये उद्योग, ये उत्पादन भारत में ही हुआ था। लेकिन भारत से इस चीज़ को ब्रिटेन ने सीखा, और 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया कपड़े के मशीनी उत्पादन के कारण। यानी ब्रिटेन में कपड़ा बनाने का कपड़े बनाने की मशीन का उत्पादन हुआ, इसीलिए कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ब्रिटेन को 19वीं सदी में दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। ब्रिटेन, जिसको कि दुनिया का कारखाना कहते हैं, दुनिया का कारखाना नाम से ब्रिटेन जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कब कहलाने लगा। 1850 के दशक में, क्योंकि 1800 आप यहाँ देख रहे हैं 19वीं सदी में ब्रिटेन जो है दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया गया। लेकिन ये जो 1850 में ये दुनिया का कारखाना कहलाया, इसके 4 साल बाद ही भारत में मिल गई और फैक्ट्री की स्थापना होनी शुरू हो गई। और 1900 साल आते आते, यानी जब 1900 ईस्वी आया तो तब तक 84 मिलों की स्थापना हो चुकी थी। आगे अभी हम इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर है आपका, ब्रिटेन दुनिया का कारखाना क्यों कहलाने लगा। लोहा और इस्पात उद्योग वहीं से होता था। उस समय 1900 ईस्वी तक भारत में किसी प्रकार का कोई रेल यात्रा नहीं था, रेल सेवा नहीं थी, रेल की पटरी नहीं थी। तो रेल की पटरियों पर बिछाने के लिए लोहे की भी मांग ब्रिटेन से अधिक थी। लेकिन जब 1854 ईस्वी में ही भारत में ही
जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे जब ये फैक्ट्री खुल गई तो ब्रिटेन को भी ये आश्चर्य लगा और वो इस सच्चाई को मानने से भी इनकार उसने कर दिया कि ये संभव हो ही नहीं सकता है कि भारत में लोहा या इस्पात उद्योग शुरू हो गया। फिर यहाँ है आपका 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर किन बाज़ारों में बेचती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर इंग्लैंड और यूरोप के बाज़ार में बेचती थी। उसके बाद आपका है भारत के बाज़ारों में जो वस्तु आता था, भारत के बाज़ारों में वह कहाँ से तैयार किया हुआ आता था? तो ब्रिटेन से तैयार किया हुआ माल आता था। यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज़ को। और यहाँ आप देखेंगे 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कौन सा देश सबसे आगे था? 1750 में तो सबसे आगे आपका भारत था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेकिन 100 साल के अंदर ही देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की क्या दुर्गति कर दी, तहस नहस कर दिया और दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन कहलाने लगा। तो इसको हम अब समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए जो भारतीय भूभाग था उस पर किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, ये आपने पढ़ा। किस प्रकार व्यापार के ढांचे को शासन में बदल दिया गया, यानी व्यापार करने वो आया था और भारत पे शासन चलाना शुरू कर दिया। और जब व्यापार करता था तो भारत से चीज़ खरीद कर इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेचता था ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे जो मुनाफा होता था और भारत से इस क्रय विक्रय से जो ब्रिटेन को मुनाफा होता था वो मुनाफा था। लेकिन आगे चलकर एक ऐसी स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दी कि जब भारत से किसी चीज़ को ख़रीदा जाता था इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था। लेकिन जब भारत पर उसने अपना आधिपत्य कायम कर लिया तो भारत के ही किसानों से, ज़मींदारों से, गरीबों से कर वसूल कर भारत की चीज़ों को ख़रीदा जाता था और उसी के कर से इकट्ठा किया पैसा उसको चुकाया जाता था। अब तो ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसको हमने समझा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न जो हमने देखा 1750 के आसपास पूरी दुनिया में कौन सा देश सबसे आगे था? भारत था, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कहीं आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन आगे चलकर जब भारत के कपड़े को ठुकराया गया तो ये कहकर कि इसकी गुणवत्ता कम हो गई है, ये कपड़े बहुत जल्द फट जाते हैं, इसीलिए इस कपड़े को ख़रीदने से लोग इनकार करने लगे। क्योंकि तब तक ब्रिटेन में मशीनी उत्पादन होने लगा था कपड़े का, जो कि जिससे कि भारतीय बुनकरों की स्थिति खराब हो गई थी। और इस अध्याय में महत्वपूर्ण आपका ये है कि किस बुनाई को क्या कहा जाता है और कौन सा बुनाई कहाँ प्रसिद्ध है, तो इसको हमने समझ लिया। और दक्षिण पूर्वी एशिया आप समझ रहे हैं, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया। एशिया आप समझ रहे हैं यहाँ, जैसे आपका एशिया, इसके नीचे भारत है। दक्षिण पूर्वी एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, 16वीं शताब्दी में। और अभी आपने देखा कि 19वीं सदी आते आते दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र बन गया ब्रिटेन। ऐसे में क्या होता था, जो भी भारतीय बुनकर थे, जो भी कारीगर थे, उनको भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे किस तरह से इनके साथ क्या हुआ। अगला प्रश्न है आपका, भारत के कपड़े किसके लिए मशहूर या प्रसिद्ध थे? तो अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए। बिल्कुल बारीकी कारीगरी इसमें किया जाता था भारतीय कपड़ों में। फिर अभी हमने इस प्रश्न को देखा, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय कपड़ों का व्यापार कहाँ कहाँ फैला था? जावा, सुमात्रा और पेनांग, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने यूरोप के बाज़ारों के लिए भारतीय कपड़े कब खरीदने शुरू कर दिए थे? 16वीं शताब्दी में। यूरोप के व्यापारियों ने भारत का सूती कपड़ा सबसे पहले कहाँ देखा था? अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका शुरू होता है कि यूरोप के व्यापारियों ने सबसे पहले भारतीय कपड़ा कहाँ देखा था? तो ये मौजूदा इराक, अभी जहाँ इराक है, इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास यूरोप के व्यापारियों ने इस भारतीय कपड़ा को देखा था और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन कहने लगे थे। और मसलिन का अर्थ मलमल होता है। अभी भी हम लोग मलमल कपड़े को प्रयोग में लाते हैं और बोलते भी हैं। और जल्द ही ये शब्द भी प्रचलित हो गया और भारतीय कपड़ा भी प्रचलित हो गया। जिस तरह कि आप जानते हैं, पहले आपने कई अध्याय में पढ़ चुका है, मसाले की तलाश में पुर्तगाली भारत आए थे और उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। ये पुराना कोटेशन है, हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ लिया है। लेकिन
यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। आगे चलकर एक कैलिको अधिनियम बनाया गया था इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण है कि कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, यही कैलिको अधिनियम। तो इसको याद रखिएगा, आगे हम इसको पढ़ेंगे। और बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अंग्रेज वैसे भी कई शब्दों का नाम बिगाड़ कर इन्होंने रखा है। जिस प्रकार की पलाश का फूल था तो उसको प्लास कर दिया गया था, तो इस तरह से। उसके बाद ऐसे बहुत सारे शब्द भी पश्चिम बाज़ार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते थे, बहुत तरह के थे। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 1730 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चला कि भारत ऐसे देश में जो है इस तरह के कपड़े वहाँ उपलब्ध हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 ईस्वी में 5,89,000 थान आप कपड़े का थान समझते हैं, उतने थानों का उन्होंने ऑर्डर किया था। और उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 प्रकार यानी कि 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। आप समझ सकते हैं, जैसे आप मलमल बोल रहे हैं, कॉटन बोल रहे हैं, ये सूती है, ये प्रिंट है। अभी भी जिस तरह आपके माइंड में कई सारे कपड़े, जैसे टेरी कॉटन आपका हो गया, कॉटन हो गया आपका, या फिर आप शिफॉन जिसको कहते हैं, तांत जिसको कहते हैं, इस तरह से जो कपड़े का नाम होता है, पॉलिस्टर होता है, तो आप समझ सकते हैं वो 1730 ईस्वी में 98 किस्म का जिक्र किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऑर्डर किया था। और यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, क्योंकि वो तो चूँकि अंग्रेज थे तो वो पीस गुड्स कहते थे। किसे पीस गुड्स कहते थे? जिसको हम लोग आज गज या मीटर कहते हैं, उसे वो लोग पीस और गुड्स कहते थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं। ये है आपका प्रश्न, भारतीय सूती कपड़ों को मसलिन या मलमल क्यों कहा जाने लगा। उसके बारीक बुनाई के आधार पर ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। भारतीय सूती कपड़ों को मसलिन के अलावा और किस नाम से जाना जाता था? कैलिको के नाम से। कालीकट से ये शब्द निकला हुआ है, कैलिको। कालीकट आपने समझा अभी तुरंत। भारत में केरल के तट पर कालीकट है, जहाँ पर पुर्तगाली मसाला खरीदने आते थे और मसाला के साथ उन्होंने सूती कपड़े को भी अपने साथ ले जाना शुरू किया था, इसीलिए इस कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। उसके बाद आपके साइड से ये प्रश्न है, पटोला क्या है? तो पटोला एक प्रकार की बुनाई है जो भारत के सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती है, तो इसको पटोला कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होगा किस कपड़े की किस बुनाई को क्या कहते हैं और वो कहाँ का प्रसिद्ध कपड़ा था, या फिर इस बुनाई का प्रसिद्ध या प्रमुख केंद्र कौन सा था। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है आपका, पटोला कहाँ की स्थायी बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी? ये इंडोनेशिया की, पर पटोला जो है इंडोनेशिया की स्थायी बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। और 1730 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित नुमाइंदों के कितने थानों का ऑर्डर भेजा था, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो क्योंकि ये बंगाल से ही शुरू हुआ था, आगे चलकर आप ये भी देखेंगे बंगाल ही प्रमुख केंद्र था कपड़ों का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलकत्ता स्थित नुमाइंदों के पास ये ऑर्डर भेजा था 5,89,000 थानों का। और 1730 ईस्वी में ऑर्डर में कितने किस्म के सूती और रेशमी कपड़ों का जिक्र था? 98 किस्म के। यूरोपीय व्यापारी किस माप को पीस गुड्स कहते थे? तो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा जो थान होता है उसे यूरोपीय व्यापारी पीस गुड्स कहते थे। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल माइंड में रखना है। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से ऑर्डर किया हुआ सामान मंगवाने में कितना समय लगता था? और ये भी इतना महत्वपूर्ण है, आश्चर्यजनक प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को ऑर्डर देती थी, उसमें कोई हवाई जहाज ट्रेन था नहीं, नाव से ही ऑर्डर आता था और कोई टेलीग्राम, कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप जितने भी प्रमुख औद्योगिक शहर देखेंगे, सब देखेंगे आप नदी, समुद्र के किनारे। यहाँ तक कि जब भारत में भी इस लोहा इस्पात उद्योग की फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो वो भी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इसका कारण ये होता था, बंगाल के बारे में भी आप देख रहे हैं, फिर आप बम्बई के बारे में देखेंगे। इसका कारण ये होता था कि वो किनारे पर पसंद करते थे ताकि आसानी से इस धरातल की दूरी तय करनी ना पड़े, आसानी से नाव के जरिए हम एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी नदी के तट के किनारे को प्रमुख केंद्र बनाया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से ऑर्डर किया हुआ सामान मंगवाने में 2 साल का समय लगता था। ऑर्डर आएगा, फिर उस ऑर्डर के अनुसार उतना चीज़ तैयार होगा, फिर खबर भिजवाई जाएगी हमारा तैयार हो गया,
फिर यहाँ से, क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1730 की बात है, उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं था। 1730 ईस्वी तक अभी आपने जैसे देखा 1750 तक भारत ही पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है सिंटज शब्द का क्या अर्थ है। तो सिंटज का मतलब होता है जिसको कहते हैं छीट, कपड़े में जो छीट वगैरह होता है किसी भी प्लेन कपड़े में, इसको ही हम लोग सिंटज कहते हैं। और ये शब्द हिंदी के छीट से निकला है और इसका अर्थ होता है रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे छापों के कपड़े, इसी को हम लोग सिंटज कहते हैं। और सिंटज को और क्या कहते हैं, तो सिंटज को कोसा, खस्सा या बंडाना कहते हैं। ये जो बंडाना शब्द आप देख रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण शब्द है। अभी आपको इस शब्द से परिचित करवाएंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। और ये इस प्रश्न को इस तरीके से पूछा जा सकता है, छापेदार कपड़ों को और किस नाम से जाना जाता है, तो कोसा, खस्सा या बंडाना। अब जो यहाँ प्रश्न है, इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की मांग कब बढ़ी। 1680 के दशक में इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की मांग बढ़ गई। बंडना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो गले या सिर पर पहनने वाले जो चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था, जिसको आप मफलर भी कह सकते हैं। और बंडाना शब्द कहाँ से निकला था, हिंदी के बांधना शब्द से बंडाना निकला था। अब आपको समझना है, आप जब अपने बुक में प्रिंट को देखिएगा तो उसको देखते ही आपको ये याद आ जाएगा कि जिसे आज हम लोग बंदेज कहते हैं, बंदेज साड़ी, इसी को अभी बंडाना कहा गया है। इसको हमने समझा। और उसके बाद इसमें प्रिंट के साथ साथ कपड़े बांध कर इसकी रंगाई होती थी। जैसे कि एक प्लेन कपड़ा है तो उसको कहीं कहीं से ऐसे गिट्ठा लगा के धागे से लपेट कर रंगाया जाता था। तो जहाँ पे गिट्ठा लगा है, धागे को लपेटा गया है, वहाँ पे वो उसी कलर का रह जाता था कपड़ा जिस कलर का ये पूरा प्लेन कपड़ा है। और ये जो बंधा हुआ पोटली था जिस कलर में डुबोया जाता था उसी कलर का हो जाता था। तो उसके और उसमें फिर सोने के तार का काम किया जाता था। अभी भी ये चीज़ आपको मिलेगा, लेकिन सोने का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उस समय इतना महत्व तो नहीं था जितना आज है सोने चांदी का। और अब तो उसके बदले में इतने तरीके, इतने टेक्निक निकल गए हैं कि फिर सोने को भी फेल कर देता है आजकल की तकनीक। अब है आपका जामदानी क्या है, तो ये एक तरह का बारीक मलमल है। और जामदानी बुनाई का प्रमुख केंद्र क्या था, तो ये जो जामदानी बुनाई है इसका प्रमुख केंद्र था बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत में स्थित लखनऊ। इन दोनों जगह पर जामदानी बुनाई होती थी। और बारीक कपड़े पर छीट वाली छपाई कहाँ होती थी, तो बारीक कपड़े पर छीट वाली छपाई मसूलीपट्टनम में होती थी। आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में बारीक कपड़े पर छीट वाली छपाई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। और प्रश्न का जो तरीका है वो भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है बंडाला शैली के कपड़े अधिकांश कहाँ बनाए जाते थे। ये देखेंगे आप राजस्थान और गुजरात में बंदेज वहीं ज़्यादा, जैसे कि आप बंदेज को अब आजकल कहेंगे जयपुरी प्रिंट का दिखाइए साड़ी, तो वो बंदेज ही दिखाएगा या कोई भी कपड़ा। और राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो ये इस तरह से यहाँ पर उस समय भी बनाया जाता था, अभी भी उसको जयपुरी के नाम से ही जानते हैं। फिर आपका आता है कैलिको अधिनियम। आपने यहाँ देखा। अब इस बात को आप समझिएगा कि आखिर कैलिको अधिनियम क्यों लागू किया गया। तो जब भारत के कपड़े की लोकप्रियता बढ़ गई, 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते और भी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई, तब जो इंग्लैंड में रेशम और सूती कपड़े के जो निर्माता थे, जो इसका उत्पादन करते थे, वो भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। उनका कहना था भारत से कपड़े मत मंगाइए, जब हम सूती कपड़े या रेशम के कपड़े का उत्पादन करते हैं तो फिर आप भारत से मत मंगाइए, हमसे ही ये कपड़ा खरीदिए। उस समय जो है इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने भी खुल रहे थे और भारतीय कपड़े के सामने में जो अंग्रेज था, जो कपड़ा उत्पादक अंग्रेज ही था वहाँ पर इंग्लैंड और यूरोप में, तो वो भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। और इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। यानी कि आप कैलिको तो समझ ही रहे हैं, कालीकट के तट पर आया तो उसका नाम कैलिको पड़ा। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी जो छीट वाले कपड़े थे उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक नियम कानून पारित किया, जिस कानून को कैलिको अधिनियम कहा गया। तो ये कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया और क्यों, तो 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा
इंग्लैंड में छापेदार कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए। अति महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय कपड़ों के साथ इस तरह से इंग्लैंड की होड़ लगी कि इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। उसके बाद इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी और 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो स्पिनिंग जेनी क्या है और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, एक बार फिर से हम एस्टेट का यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोगों में से कोई भी एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको याद होगा वहाँ भी आपने ये स्पिनिंग जेनी पढ़ा था, ये इतिहास है। आप पढ़ रहे हैं, अगर ये बुक लगातार पढ़ रहे हैं 5 से 7 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे और 5 एक्सरसाइज इसको छोड़कर बचा है। आप देख रहे हैं बस पढ़ा हुआ चीज़ ही रिपीट किया जाता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी अध्ययन आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ आप देखेंगे स्पिनिंग जेनी क्या होता है। तो ये ऐसी एक मशीन होती थी जिससे एक कामगर एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। तकलियाँ क्या होती थी, जिसमें आप धागा लपेटते हैं। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। अब समझ सकते हैं स्पिनिंग जेनी का ही आविष्कार इंग्लैंड में कर दिया 1764 ईस्वी में जॉन के ने। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया और कब, तो 1764 ईस्वी में जॉन के ने। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने। और उसके बाद आपका है 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र कौन सा शहर था, तो पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश। और पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र कहाँ स्थित था, गुजरात में। ये सब बुनाई केंद्र था जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया था। कई बुनकर, कई मजदूर बेरोजगार हो गए थे। और कुछ महत्वपूर्ण बुनकर समुदाय के नाम यहाँ पर हैं। बंगाल में तांती, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कोल्लार तथा देबांग, ये सभी समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो हम थोड़ा सा इसको मैप पर देखते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। वहाँ से हम समझेंगे किस किस जगह कपड़े का प्रमुख केंद्र था भारत में, उसको हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझते हुए बढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल आसान लगेगा समझना। तो ये आप देख रहे हैं 4 क्षेत्र केंद्रित था 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था आपका बंगाल। यहाँ आप देख रहे हैं बंगाल, कलकत्ता, ये देख रहे हैं नदी के किनारे ही होता था, क्योंकि इधर से ही लोग निकल जाएंगे सामान को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। उसमें कोई रेल और हवाई यात्रा नहीं था। ये हो गया आपका। उसके बाद बंगाल से जो है ये डेल्टा के असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकता था। और 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी बननी शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका कोरोमंडल तट है। नीचे देखेंगे आप कोरोमंडल तट, यहाँ भी सूती कपड़े की बुनाई का केंद्र का समूह ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ये तट है और यहाँ पर जितना आपने यहाँ मसूलीपट्टनम देखा, आपने यहाँ पे पेताबोली देखा, पेताबोली, ये सभी जो है कपड़ा का जो है केंद्र था। और यहाँ जो आप कालीकट देख रहे हैं, इसी कालीकट से कैलिको नाम पड़ा था उस कपड़े का। और फिर इस तरह से पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। और पश्चिमी तट पर यहाँ गुजरात में जहाँ आप इस तरह से देख रहे हैं, ये गुजरात हुआ, अहमदाबाद हुआ, यहाँ पत्तन है, यहाँ राजस्थान के पास आप जयपुर देख रहे हैं जहाँ बंदेज साड़ी के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सारे नदी के किनारे केंद्र थे जहाँ पर कि कपड़ा की बुनाई होती थी। हम साइड के प्रश्नों को देखेंगे। औरंग से क्या तात्पर्य है, तो औरंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। इसको हम लोग वर्कशॉप भी कह सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसी शब्द से प्रश्न निकाल कर आपको पूछे जाते हैं। भारतीय बाजार में ब्रिटेन के बने सूती कपड़े ने कब दस्तक दी, यहाँ से कहानी पलट चुकी है इस प्रश्न से। आप देखिएगा अब भारतीय बाजार में ही ब्रिटेन के बने सूती कपड़े आने शुरू हो गए 1830 के आसपास, क्योंकि भारतीय कपड़े का अब पतन हो चुका था। अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। और चूँकि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, मुश्किल क्यों हो रहा था, तो भारत से जो कपड़ा आता था ब्रिटिश सरकार ने अब उस पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया कि इतना शुल्क चुकाना पड़ेगा, तब आपका कपड़ा जो है ब्रिटेन में या यूरोप में या इंग्लैंड में बिकेगा। अब इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इन सभी बाज़ारों से बाहर कर दिया। और इसके कारण ही हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। और ये एक और भी महत्वपूर्ण कारण था
कि बुनकर जो हाथ से मेहनत करते थे, अब इंग्लैंड में जो है मशीन का निर्माण हो गया है, मशीनी उत्पादन होना शुरू हो गया। अब जो 1830 के दशक में भारतीय बाज़ार में ब्रिटेन के सूती कपड़े ने ही दस्तक देनी शुरू कर दी और 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन का ही बना होता था। अब आप समझ सकते हैं इसमें बुनकरों की ही केवल हालत ख़राब नहीं हुई, बल्कि जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटती थी वो अपनी जीविका किस तरह चला रही थी और वो लोग बेरोज़गार हो गई, क्योंकि सूत कटाई का काम औरत करती थी, फिर उसको रंगरेज रंगते थे, बिनाई का काम पुरुष करते थे। इस प्रकार से जो मैंने एक बंगाली अखबार में जो पत्र भेजने की बात कही थी जो 1828 ईस्वी में आपके बुक में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें दिया हुआ है कि एक कताई की आप बीती थी, किस तरह उसने कष्ट से कितना वो मुनाफा कमाती थी। 3 बेटी थी उसकी, किस तरह उसने तीनों बेटी की शादी कर ली और जब अचानक से भारत में कपड़ों का व्यापार गिर गया तो क्या हालत हो गई बुनकरों की, कामगारों की, और लोग सड़क पर आ गए, भूख से मरने लगे। उसके बाद उन लोगों के जीवन का वर्णन है जो भूख से मरे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वो आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, यानी जो इंग्लैंड से यूरोप से कपड़ा आ रहा है उसका बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े पहने। और इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। खादी कपड़ा जो गांधी जी पहनते थे और चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। चरखे को तिरंगे झंडे के बीच पट्टी में जगह कब मिली? 1931 में, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है आपका भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई और ये कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को जो होने वाले कच्चे कपास के निर्यात थे वो उसका बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था अंग्रेज़ों के लिए। वहाँ पर वो रुकते थे और वो कच्चे कपास को लेते थे। लेकिन बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी, इसीलिए बम्बई को उसने एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बनाया। इसीलिए बम्बई में कपड़ा मिलों की स्थापना की गई ताकि वहाँ से आसानी से कच्चा माल मिल सके और बम्बई को ही बंदरगाह बनाया था अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लैंड और चीन कच्चे कपास के निर्यात के लिए भारत के कौन से प्रांत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना चुका था? तो ये आपका बम्बई है। और 1900 आते आते बम्बई में कितने कपड़ा मिल खुल चुकी थी? 84 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी। अब यहाँ से आप देखेंगे अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला था? 1861 ईस्वी में। यहाँ तक जब आपने देखा तो ये कपड़े मिल की बात हुई। और चूँकि आपको इस अध्याय में 2 चीज़ पढ़ना है, एक तो कपड़े के बारे में, बुनकर के बारे में, दूसरा लोहा और फैक्ट्री मालिक के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह अब भारत में भी अहमदाबाद में खुला, फिर कानपुर में खुला, किस प्रकार सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़ती गई और इससे जो है मजदूरों की भी मांग बढ़ने लगी। हज़ारों गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतिहर, कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहर की तरफ आने लगे और इस तरह से भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना भी पड़ा था। और सबसे पहली समस्या यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ रहा था। यार अब जब ब्रिटेन से चूँकि मशीन में कपड़ा बनता था तो वो सस्ते दर में आता था, सब सस्ते कीमत पर। और भारत में चूँकि कताई बुनाई की जाती थी तो थोड़ा सस्ते कपड़े आते थे, उसका मुकाबला करना पड़ता था। सरकारें जो है आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क अधिक लगा देते थे अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं और यहाँ पर आपने ये समझा, कुल मिलाकर इसका ये एक निष्कर्ष निकला कि किस प्रकार भारतीय बुनकर या काश्तकार या दस्तकार जो भी थे, किस तरह से उनकी नौकरी गई, किस प्रकार वो बीनते थे और उनके कपड़े की किस प्रकार मांगे थी। लेकिन जब इंग्लैंड यूरोप में कारखाना खुल गया, फिर इस तरह ये लोग किस तरह गरीब हो गए और फिर से भारत में कपड़ा मिल की स्थापना हो गई। यहाँ पर हमने समझा। और अब टीपू सुल्तान के बारे में है। तो टीपू सुल्तान कौन थे, कहाँ के शासक थे, कब तक शासक रहे थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो टीपू सुल्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं ये है कि टीपू सुल्तान की तलवार आज कहाँ है? तो ये इंग्लैंड के संग्रहालय में है। और टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों थी? तो क्योंकि इसकी धार इतनी सख्त और पैनी थी
कि ये दुश्मनों के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। जो दुश्मन लोह कवच पहनता है, तीर भाला फरसा के वार से बचने के लिए, जो जिसको ढाल आप देखते हैं, हाथ में ढाल से भी सुरक्षा करता है खुद को, लोह कवच भी पहनता है। तो इस लोह कवच को भी चीरने की उसमें शक्ति थी टीपू सुल्तान के तलवार में, इसीलिए टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास थी। फिर है आपका टीपू की तलवार को पैनी बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील का प्रयोग किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रगलन क्या है? तो चट्टान को अधिक तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करना या बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे नई कोई चीज़ बनाई जा सके। इस प्रकार के प्रश्न को माइंड में रखिएगा। आजकल इसी तरह के प्रश्न कूट में देकर पूछे जाते हैं या निष्कर्ष में देकर, निष्कर्ष 1 सही है, 2 सही है, 1 सही है, 2 सही है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। और फिर आपका है धौकनी क्या है? तो ये हवा फेंकने का यंत्र है। धौकनी आप लोग समझते हैं, हवा फेंकने का यंत्र होता है। धातुमल क्या है? तो धातु को गलाने से जो कचरा पैदा होता है, किसी भी चीज़ को आप धातु अगर बनाना है, किसी भी चीज़ को गला रहे हैं, तो जो उसका महत्वपूर्ण चीज़ है किसी चीज़ में इकट्ठा हो जाता है, विस्तृत आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़कर समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि भट्ठी में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर, यानी लकड़ी के जो कोयले हैं उसको उसमें मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता है। फिर तापमान को जटिल उतार चढ़ाव से नियंत्रित करते हुए उसकी सिल्लियाँ तैयार की जाती है। अब वो सिल्लियाँ तैयार हो गई और जो उसका कचरा वगैरह बचा उसी को धातुमल कहते हैं। उस कचरे को फेंक दिया जाता है। अगरिया समुदाय का मुख्य काम क्या था? तो लोहा बनाना था इसका, इनका प्रमुख पेशा। और इसी अगरिया समुदाय ने, जब आप और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो इसी अगरिया समुदाय ने जो अभी जमशेदपुर जिसको कहते हैं आप, जिसको आप टाटा कहते हैं, जमशेद जी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा और अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ट को इसी अगरिया समुदाय ने लोहा ढूंढने में मदद की थी। तो अगरिया समुदाय का मुख्य काम क्या था? लोहा बनाना। और रजहरा पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों के लिए रजहरा पहाड़ियाँ प्रसिद्ध था। और लौह अयस्क भंडारों की खोज किसने की थी? ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको आपको बिल्कुल जहन में उतार लेना है। ये 1904 की बात है। आपको एक चीज़ और भी माइंड में रखना है, 1904 ईस्वी में ही ये जमशेद जी टाटा के जो बड़े बेटे दोराबजी टाटा थे, ये और अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल्ट, ये दोनों अप्रैल के महीने में भारत आए थे और छत्तीसगढ़ में ये अयस्क के भंडारों के खोजबीन में घूम रहे थे। और ये भारत के एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने तक ये बहुत पैसा खर्चा किए और इस तरह से ये चीज़ों को ढूंढ रहे थे जहाँ से कि लोहा एवं इस्पात कारखाना खोला जाए। उस पर वो बहुत बड़ी संपत्ति भी खर्चा करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद जो ये चार्ल्स बेल्ट हैं अमेरिकी वैज्ञानिक, ये और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं और ये अगरिया समुदाय के लोग थे। फिर उनसे पूछा, फिर उन्होंने बताया। तो फिर रजहरा पहाड़ी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, वहाँ गए। उनको लगा कि यहाँ पर ही हम लोग फैक्ट्री को खोलेंगे, लेकिन वहाँ एक परेशानी थी कि वो इलाका सूखा था, क्योंकि कारखाना चलाने के लिए आसपास पानी की आवश्यकता होती है और वहाँ जो राजहारी पहाड़ियाँ थी वहाँ किसी प्रकार का कोई पानी नहीं था। इसीलिए फिर टाटा की तलाश जारी रही और फिर अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। और फिर वही सुवर्ण रेखा जो आपने शुरू में पढ़ा, उस नदी के तट पर जो फैक्ट्री खोली गई और उस औद्योगिक शहर को नाम दिया गया जमशेदपुर। और उसके बाद फिर यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसको कि टिस्को कहते हैं। और ये टाटा टिस्को हम लोग गए हैं, हमारा नानी घर यहीं पर है। और टिस्को की स्थापना भी 19वीं सदी में टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी, जिस समय अभी जैसे कि स्टील का उत्पादन 1912 ईस्वी में होने लगा और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो उस समय जिस प्रकार से युद्ध में जो ज़रूरत होती थी औजारों की, उसकी मांग की जा रही थी, तो टिस्को जो है उसको युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंपा गया था।
तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और 1919 तक स्थिति ये हो गई थी, टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जो औपनिवेशिक सरकार थी, यानी उस समय तो देश आज़ाद हुआ नहीं था। और जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। तो आपने ये सूती कपड़े का विस्तार और लोहे एवं इस्पात के औद्योगिक विस्तार को इसमें समझा। भारत में जो रेलवे के जो विस्तार होने वाली थी, तो ब्रिटेन में जो पटरियाँ बन रही थी उसकी काफ़ी मांग थी, लेकिन जब भारत में ही इस्पात उद्योग शुरू हो गया तो रेलवे से पटरियों की मांग जो है कम हो गई। तब ब्रिटेन को यहाँ से आश्चर्य होना शुरू हुआ कि ये कैसे संभव हो गया, ये संभव नहीं हो सकता है। और इस प्रकार जो है भारत भी एक इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना बन गया। तो ये एक्सरसाइज आपका इसी से जुड़ा हुआ था कि लौह अयस्क भंडारों की खोज किसने की, कब की, तो 1904 ईस्वी, और इन दोनों ने खोज की। और 2 प्रश्न हैं आपके, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसाया गया, सुवर्णरेखा नदी के तट पर। और स्टील का उत्पादन कब होने लगा, तो 1912 ईस्वी में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ गए। जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल जो है आपका नियंत्र में, उसमें अब विशेष कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके बाद फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कि 3 प्रश्न है। अंग्रेजी का शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है। टीपू की तलवार किस स्टील से बनी थी, ये भी बता दिया है। आपको बस एक प्रश्न का उत्तर देना है, भारत का कपड़ा निर्यात किस सदी में गिरने लगा था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।